नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बाल मजदूरी से जुड़े कानून की जानकारी देंगे और साथ में बाल मजदूरी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बाल मजदूरी आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराने को कहा जाता है। भारत में करीब 10 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जिसमें 5 साल से 18 साल के बच्चे शामिल हैं। हर साल हजारों बच्चों को बाल मजदूरी की कैद से छुड़ाया जाता है और हर साल बाल मजदूरी से बचाए गए बच्चों का बढ़ता नंबर साफ तौर पर यह बताता है कि देश में अभी बाल मजदूरी कम नहीं हुई है, बल्कि साल दर साल बाल मजदूरी के जाल में और बच्चे फंस रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बाल मजदूरी में पिछले 10 सालों में करीब 38% कमी तो आई है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में अब भी 15 करोड़ बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन भी किया गया। 1986 में समिति के सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार और अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके बाद सन 1987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय में काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बाल श्रम प्रतिबंध और नियमन 1986 में साल 2016 में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह का काम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। 14 से 18 साल के बच्चों से किसी खतरनाक इंडस्ट्री जैसे ज्वलनशील केमिकल और विस्फोटक में काम कराने पर रोक है। तो ये तो थी बाल मजदूरी पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो परमानंद जी आपको बाल मजदूरी से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और आपके हक के बारे में भी बताएंगे। अगर आप भी हमारे विशेषज्ञ से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपको इस विषय के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। बाल मजदूरी से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए या कानूनी सहायता के लिए आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, उनसे राय मशवरा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर हैं और हमारे फोन नंबर हैं 0120-6127-937, 6127-938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने कानूनी विशेषज्ञ से इस पूरे मामले पर विस्तार में चर्चा करते हैं। परमानंद जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि बाल श्रम की कानूनी परिभाषा क्या है और साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधान क्या है? जी, जो बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को में बाधक बने, उनके विकास में बाधक बने, वो उसको आप कर सकते हैं कि वह बाल श्रम है। बाल श्रम, बाल मजदूरी में तो है कि अगर किसी बच्चे को 5 साल से 14 साल तक के बच्चे को जी। आप आए दिन देखते होंगे कि ढाबों पर काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, इधर के सारे बच्चे जो उनका उम्र होती है पढ़ाई की, लिखाई की, जो अपने उनके विकास की उम्र होती है, उस उम्र में वो काम करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे उसमें गरीबी एक कारण हो सकता है, अशिक्षा हो सकती है, उनके माँ बाप की मजबूरी हो सकती है, जिन कारणों से उन्हें वहां पर काम करना पड़ता है। तो वह सारे चीज जो
उनके सामाजिक, उनके मानसिक, उनके शारीरिक विकास में बाधक हो, उसे आप बाल मजदूरी कह सकते हैं जी। वो जो काम करते हैं। अब इसमें आप कानूनी प्रावधान की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कानून हमारे देश में पहले से बना हुआ है। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो भारत के संविधान में ही इस चीज का उल्लेख है कि आप किसी भी बच्चे से जो 5 साल से लेकर के 14 साल तक है, आप उसको किसी ऐसे काम में नहीं लगा सकते हैं जहां पर उसके जीवन को या उसके शरीर के, उसके स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो। ये संविधान की धारा 24 कहती है, धारा 23 में भी ये प्रावधान है कि आप ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी उनका ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, उनको कहीं ले नहीं जा सकते हैं और उनसे कोई काम नहीं करा सकते हैं जो हजारडुअस एक्ट में जो खतरनाक काम में आते हैं। तो ये कानूनी प्रावधान है। उसके बाद और कानून बने हैं, और कानून में आप देख लीजिए माइंस एक्ट है। माइंस एक्ट में उसमें यह है कि कोई भी बच्चे को आप इतने से कम उम्र का है तो उसको माइन इंडस्ट्री में इंगेज नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 जो 1948 का हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट बना है, उस फैक्ट्री एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप काम पर नहीं लगा सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान तो बना हुआ है। बावजूद इसके आपने जैसे अपने प्रस्तावना में ही कहा था कि इससे बच्चों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। हालांकि अभी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है, क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों में इस चीज को चेतना आई है। और दूसरी चीज, जो लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो लोग रोजगार देते हैं, उनके अंदर भी एक भय उत्पन्न हुआ है कि अगर ऐसे बच्चों को वो काम पर लगाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए वो उनको रोजगार पर नहीं लगाते हैं। ये स्थिति तो अभी हाल की है ये। जी परमानंद जी, बाल मजदूरों से प्रतिदिन कितने वक्त तक काम करवाने की इजाजत है कानून के हिसाब से? देखिए, कानून के बाल मजदूरों की स्थिति तो आप देखिए 14 साल की उम्र तक तो कहीं भी उसको आप फैक्ट्री में और किसी चीज में काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो 14 से 17, 18 साल की उम्र, वो उनको भी बाल मजदूर माना जाता है। तो उनसे आप केवल 1 घंटे की छूट के साथ आप किसी भी कीमत पर उनसे 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते जी। तो ये उससे ज्यादा उनसे काम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उनको वो भी 3 घंटे के बाद उनको 1 घंटे का आराम देना जरूरी होता है। जब तक वो आराम नहीं दिया जाएगा, ये मान के चला जाएगा कि जो उनको रोजगार देता है वो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और उस उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, आप उल्लंघन करने की आपने अभी बात कही कि उन व्यक्तियों को जो इनको रोजगार देते हैं, बाल श्रम करवाते हैं, उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनके खिलाफ सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान हो सकता है? इनके खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान ये है कि अगर वो पहली बार में पकड़े जाते हैं जी ऐसा कराते हुए, तो उनके ऊपर 20,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और जो 3 तक ये एक ऐसा श्रम वो करा रहे हैं, बाल श्रम उनसे किस ढंग का करा रहे हैं। अगर वो हजारडुअस हुआ या ऐसी स्थिति आ गई कि जैसे लगता है बच्चे को वाकई में पढ़ाई लिखाई में तमाम सारी चीजें बाधा उत्पन्न हो रही हैं और उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और 1 बार से 2 बार पकड़े जाते हैं, तो इस हिसाब से उनके अपराध को और भी गंभीर मान करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो वह दंड जो है आर्थिक दंड के साथ साथ वो जेल, कारावास की भी सजा उनको दी जाती है ऐसे व्यक्तियों को। जी सर, कारखाना अधिनियम और खदान अधिनियम के क्या प्रावधान है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इससे बच्चों को मजदूरी कराने पर किस तरह के प्रतिबंध हैं और सजा क्या है? जी, आपको मैंने पहले बताया उसी में भी कि कारखाना अधिनियम, जिसको फैक्ट्री एक्ट 1948 कहते हैं, और माइंस एक्ट जिसमें जैसे खदान से नीचे से ले आना है, उसमें तो एकदम प्रतिबंध है कि किसी भी बच्चे को जो 17 साल से उम्र का है, आप उसमें उसको इंगेज नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर लगाते हैं उसको काम पर, तो आप माने
हम आपके जब उद्बोधन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो लोग रोजगार देते हैं, अगर रोजगार देने वाले लोग इस ढंग का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रावधान फैक्ट्रीज एक्ट में है और फैक्ट्रीज एक्ट का उल्लंघन करने के बाद यही है कि उनको सजा और जुर्माना दोनों ही देना पड़ेगा, तो जो 17 साल से कम उम्र के बच्चों का है। और उसमें एक चीज और भी ध्यान में रखी गई है कि महिलाओं के लिए और भी कहा गया है कि उनके प्रति भी ध्यान रखना है, क्योंकि वह उन महिलाओं को 17 साल से कम उम्र की महिलाओं को आप किसी भी फैक्ट्री एक्ट में उनको नहीं लगा सकते। एक चीज। दूसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे व्यक्तियों को शाम को रात में 8 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। उनको दिन में ही काम उनसे लिया जा सकता है, दिन के बाद आप रात में उनसे काम नहीं ले सकते हैं। ये फैक्ट्री एक्ट में भी, ये खदान एक्ट में भी, ये माइंस एक्ट में भी इस चीज को दिया गया है कि आप उनसे काम दिन में ही ले सकते हैं, रात में उनसे काम नहीं ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज ये है। जी सर, अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956 के बारे में भी बताएं, बाल श्रम से ये कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज को कहता है कि इस तरह से जो इमोरल ट्रैफिकिंग है, जिसको कहते हैं अनैतिक जो ट्रैफिकिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी लड़कियों को वो इमोरल ट्रैफिकिंग में ले जाते हैं, उनको कहीं ले किसी से आपको काम जा रहे हैं और बहाने उनको मैं नौकरी दिलवा रहा हूँ, नौकरी दिलवाने के बहाने उनका कई तरह का शोषण होता है। तो इससे बचने के लिए हमारे संविधान में ही प्रावधान दे दिया गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यह अलग बात है कि इतना हमारे पास छूट होने के बाद भी इमोरल ट्रैफिकिंग के खिलाफ इतनी कानूनी प्रावधान के बावजूद भी इस ढंग की प्रक्रियाएं अभी रुकी नहीं इस देश में। ये तो तभी घटेगा जब जागरूकता बढ़ेगी और लोग इसके बारे में पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। और ये जो हर जिले पर एक बनी हुई कमेटी है, उस कमेटी को ले जाकर के सूचना देंगे कि देखिए इस ढंग का घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर इसको रोका जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता होना है और माँ बाप के भीतर ये जागरूकता होने की जरूरत है। जी बिल्कुल। बाल श्रम कानून 1986 कानून लाया गया था और बाल श्रम पर ये एक कड़ा कानून माना जाता है। किन तरह के खतरनाक पेशों का इसमें उल्लेख है और क्या प्रावधान है? ये आपने बहुत अच्छा कहा कि 1986 में ये कानून लाया गया था। उसमें 2-3 चीजें इसमें खास तौर पर है कि आपको श्रम को 2 भागों में बांट दिया गया है जी। एक तो कि कौन से खतरनाक कानून माने जाएंगे और कौन से नहीं माने जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इस देश में कई बार ये जो पता चला कि कालीन उद्योग में लगे हुए तमाम बच्चे जो हैं, जिनकी उंगलियां कहा जाता है कि उनकी नरम उंगलियां होती हैं, उन नरम उंगलियों के कारण कालीन बनाने में अच्छा तरह का कालीन बना सकते हैं। उनको जोड़ने के बाद दुनिया के तमाम दोस्तों ने कहा कि हम हिंदुस्तान से कालीन का आयात छोड़ देंगे जब तक आप बच्चों की मजदूरी, बाल श्रम को उसमें रोकेंगे नहीं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पर कि बच्चों को कहा जाता है कि हम उसमें नहीं ले आएंगे और नहीं ले आएंगे तभी जाकर के वो उनको रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां बाल श्रम को आप रखते हैं तो वो बहुत खतरनाक नहीं माने जाते हैं। जैसे आप दुकान में काम करने वाले हैं, जैसे आप ढाबे में काम करने वाले लड़के हैं, इन लोगों को ये मान के इनको लिया जाता है कि बहुत खतरनाक काम में नहीं लगे हुए हैं। लेकिन कई ऐसे जैसे डाई के हैं, जैसे पेंटिंग में हैं, वहां आप बड़े खतरनाक केमिकल्स का यूज करते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं उससे बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट होती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनके स्किन में खराबी आ जाती है, उनको हृदय के मरीज बन जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। इन सारी चीजों को कैटेगरी बी में रखा गया है और इनको खतरनाक उद्योगों में रखा गया है कि इनका आप उपयोग जो करते हैं तो इनके पर रोक लगाई जानी चाहिए। नहीं रोक लगाएगी तो इन बच्चों के लिए बहुत ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जो उनको कमाई करते हैं उससे ज्यादा उनके चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च होगी, माँ बाप की भी जिंदगी तबाह होगी, समाज के लिए भी होगी। जी बिल्कुल। बहुत जी परमानंद जी, सर राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है 1987 से कैसे बच्चों की मजदूरी को रोकने की कोशिश की गई है? ये नीति जो है
बनाई तो गई ये, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं कि आप इसको रोकने के लिए आप कड़ी कार्रवाई करिए और ऐसा कड़ा कानून बनाइए कि जिससे इसको रोका जा सके। लेकिन स्थिति कर रहे हैं कि आप इस नीति के बनने के बाद भी इसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आज भी हमारे सामने बाल मजदूरी की समस्या बनी है। अब आप देखिए कई जगहों में, मैंने कहा ना आपसे, होटल में, रेस्टोरेंट में, स्ट्रीट के चाय बेचने वाले की दुकान पर, ये ग्रोसरी की शॉप में, तमाम जगहों पर ये बच्चे काम करते हुए मिल जाते हैं। और इन बच्चों से एक तो ये है कि ये आप बच्चों से काम नहीं इतने घंटे ले सकते हैं अगर मान लीजिए 14 साल की उम्र के बाद के हैं तो। लेकिन अगर आप इस ढंग को मान के चलते हैं कि अगर इन बच्चों से काम लिया जाता है, इतना अधिक उनसे काम लिया जाता है कि वो तमाम बीमारियों से ग्रस्त जाते हैं। तो और भी बीमारियों में जैसे उनको अनिद्रा का रोग हो जाता है, जैसे वो कई बार चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, कई बार आप देखेंगे कि उनको तमाम ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जिसको दवा कराते हुए उनके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसी नाते 1987 का ये कानून बना है और ये कानून वाकई कड़ा है। अगर उसका कायदे से इम्प्लीमेंटेशन के सही ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके तो निश्चित रूप से इस देश में जो बाल मजदूरी का अभिशाप है वो अभिशाप हमारे सामने से खत्म हो जाएगा और हम इस कलंक से बच जाएंगे कि हिंदुस्तान में, भारत में बाल मजदूरी अभी भी प्रचलित है। और थोड़ा सा कमी तो जरूर आई है, लेकिन ये कमी ऐसी नहीं है कि जिसको लेकर के हम अपना डंका पीट सकें। और दुनिया के और देशों में आप देखेंगे, ILO में भी अभी इस चीज को माना जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, कि भारत में बाल मजदूरों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन इतनी कमी नहीं आई है कि जिसको भारत लेकर के संतोष कर सके। लिहाजा इसके लिए जो बच्चों के माँ बाप हैं, एक तो वो समाज इस चीज को ध्यान दे कि नहीं, बाल मजदूरी काम करने वाले के जो हैं उनकी शिकायत करे, लोगों को और कानून के इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए काम करे। और उसके साथ जरूरी है कि जो ये मशीनरी है, गवर्नमेंटल मशीनरी है, वो इस चीज की अच्छे ढंग से जांच करे। सर, हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र यादव जी भोपाल से, वो इस विषय से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं, आप उन्हें दीजिए। जी सुरेंद्र जी, बताइए क्या जानकारी आप चाहते हैं। जी नमस्कार, सुरेंद्र यादव भोपाल से बोल रहे हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जब से ये कानून बना है तब से लेकर के आज तक कमी तो आई है, लेकिन जो कमी आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाई है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिन परिवारों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, तो कई बार मजबूरन ऐसे घरों में बच्चों को भी काम करना पड़ जाता है। बाल श्रम कुछ ऐसे लोग भी करते हैं। तो इसको कम करने के लिए सरकार को कुछ अलग से ऐसा कदम क्या उठा सकती है सरकार, या उठाया जाना चाहिए जिससे कि ऐसे परिवारों की थोड़ी मदद हो सके जो मजबूरन, क्योंकि अभी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं सरकार की तरफ से, तो मजबूरन कई लोग करते हैं। उनको कम करने के लिए क्या किया जाए। और यही रीजन है कि अभी तक जिस तरह से कमी आनी चाहिए बाल मजदूरी में, वो कमी नहीं हो पाई है सर। मतलब हमें सफलता बिल्कुल नहीं मिल पाई है। सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र यादव जी, आपका चिंता जो है बहुत ही वाजिब है और आपकी बात सही भी है कि उतनी कमी नहीं आई है जितनी इसमें होनी चाहिए थी। आप एक प्रमुख कारण जो है अशिक्षा और के कारण तो है ही, एक प्रमुख कारण है गरीबी। गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण गरीब माँ बाप अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि एक यूनिवर्सल एजुकेशन का एक हमारे यहाँ इस देश में कानून बना है, जिसमें ये कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों को न केवल शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, उनको कपड़ा और उनको दोपहर का खाना भी दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उनको ये तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। और भी है कि अगर चीजें बच्चों के उनको ये अगर बताया जाए कि हम इस स्थिति में नहीं है, तो सरकार की तरफ से हर राज्य में कुछ न कुछ बच्चों के लिए एक सुविधा दी जाती है कि जिससे वो बच्चों को रोजगार पर न लगाएं, बाल श्रम में न एंगेज करें। ये चीज हर राज्य में, हर जिले में ये इस तरह की स्थिति शुरू कर दी गई है। हो सकता है वो नाकाफी हो,
वो पूरी तरह से पर्याप्त न हो, लेकिन इस ढंग की पहल की गई है और जिनके कारण अब कमी आई है। तो मेन मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ जो गरीबी एक मुख्य कारण है जिसके कारण ये कहा गया है। लेकिन आज स्थिति ये आ गई कि यूनिवर्सल एजुकेशन का जो पॉलिसी आई है, उस एजुकेशन के तहत 14 साल तक के बच्चों को हर माँ बाप को ले जाना होता है कि वो स्कूल में भर्ती कराएं और उनको वहाँ पर खाना, किताब, कपड़े, लत्ते सब दिए जाते हैं। और एक इसमें मुख्य चीज और भी है कि जो बच्चे अपने घरों से संबंधित काम में जुड़े रहते हैं, जैसे हमारे घर का बच्चा अगर खेती में हम खेतीहर किसान है, तो अगर हमारे उस काम में जुड़ा रहता है तो वह ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसको लेकर के उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है। वे स्वेच्छा से ऐसा काम करते हैं और स्वेच्छा से माँ बाप भी उसमें काम कराते हैं, लेकिन उनका कोई दोहन नहीं होता है जिसका कह सकते हैं कि उनका शोषण किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। वो अगर घर के काम काज में माँ बाप का हाथ बटाते हैं तो इसको आप शोषण में मत मानिए। इसको कानून भी कहता है कि ये शोषण में नहीं माना जाए। कोई लड़की अपनी माँ का हाथ बटाती है, कोई लड़का अपने पिता के काम में हाथ बटाता है, तो ये शोषण में नहीं आता है। ये श्रम बाल मजदूरों का शोषण नहीं माना जाएगा। लेकिन बाहर अगर वही काम करते हैं जो 4 घंटे 5 घंटे उनको काम करना चाहिए, 8 या 9 घंटे उनसे काम कराया जाता है, तो ये निश्चित रूप से ये एक शोषण आएगा। और आप देख रहे होंगे कि सरकार की तरफ से और कई सुविधाएं मिली हैं। जिन चीजों पर आप इंगित कर रहे हैं, इस ढंग की सुविधाएं और दी जा रही हैं, लेकिन और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इस बात से आपके साथ हूं। जी सुरेंद्र जी, हम आशा करते हैं कि आप इस जवाब से संतुष्ट होंगे। सर, बाल मजदूरी के साथ साथ बच्चों की बंधुआ मजदूरी के भी काफी मामले सामने आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी बताएं। जी, ये आप देखिए, बंधुआ मजदूरी की स्थिति है कि आप पुरुष महिलाओं के बंधुआ मुक्ति मोर्चा का आप केस देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसमें ईंट भट्ठों में काम करने वाले महिलाएं और पुरुष जो बाहर से आते थे, उनको यही नहीं साबित मालूम हो पाता था कि वो कितना काम करना चाहिए और उनको कितना वेतन मिलता है। वो उनको किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। बच्चों के साथ भी ये स्थिति है कि तमाम बच्चे बंधुआ मजदूर की तरह से काम करते हैं। लेकिन इसमें वही मैंने कहा ना कि समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज इस चीज के बारे में उठाए कदम कि यहाँ पर बाल मजदूरी हो रही है और बाल मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ पर कानून को भी, कानून के जो लोग हैं उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उनको भी ये ध्यान में देखना होगा जगह जगह पर जाकर के कि ऐसे मजदूर तो यहाँ नहीं काम कर रहे हैं जिनका की रिहाई की जानी चाहिए। ऐसे बच्चों के बारे में आपने देखा होगा, उसी कानून में दिया हुआ है कि ऐसे बच्चों को रिहा करके उनको रिहेबिलिटेट, उनको पुनर्वास करने के लिए पूरी तरह से मदद दी जानी चाहिए। पुनर्वासन की व्यवस्था है और हर जिले में आजकल पूरे देश के हर जिले में इस ढंग की व्यवस्था हो गई है कि ऐसे बच्चों की रिहेबिलिटेशन, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए जो उनका की शोषण हो रहा है बंधुआ मजदूर की तरह से। जी परमानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हम तक इतनी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।